तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन को लेकर एक नया लीक हमारे सामने आया है जहां ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम 828 यूनिवर्स से होंगे जहां से फैंटास्टिक फोर है। पर मेरा मानना यह है कि डॉक्टर डूम को ऐसा ना दिखाया जाए क्योंकि 828 मल्टीवर्सल ट्री में कहीं मौजूद है और मल्टीवर्सल ट्री सेक्रेट टाइमलाइन से बना है जिसको ही हू रिमेन्स ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मल्टीवर्सल ट्री बना तब डॉक्टर डूम का ओरिजिन हुआ, मतलब कैंग और ही रिमेन्स ये डॉक्टर डूम से पहले आए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डूम को ही रूमेंस कैंग इन सब से पहले का दिखाना चाहिए, उस ओरिजिनल या प्री टाइमलाइन से जहां एक मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी और जिसको ही रूमेंस ने रोका था। साथ ही डॉक्टर डूम और कैंग के बीच में एक टेबल टॉक भी चाहिए जहां दो जीनियस विलन आपस में गंभीर विषयों पर चर्चा करें, जहां डूम हर बार ये साबित करता है कि वो कैंग से ज्यादा टाइम को समझता है। वैसे भी जो मैं प्री टाइमलाइन या ओरिजिनल टाइमलाइंस की बातें करता हूँ वो भी लोकी सीरीज में हमें कई बार दिखाया है। लोकी जो टाइम स्लिप करके पिछले टीवीए में जा रहा था वही तो ओरिजिनल और प्री टाइमलाइन है। फिलहाल अगर डूम को इस मल्टीवर्सल ट्री के 828 यूनिवर्स से दिखाया जाता है तो कई सारी चीजें भी पीछे छूट जाती हैं। जैसे नंबर 1, डूम का काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारने का उद्देश्य, क्योंकि वो सामने तो आया ही नहीं है, ना ही वो इस मल्टीवर्सल ट्री में है, तो कैसे डॉक्टर डूम को इस काउंसिल के बारे में पता चला और कैसे डॉक्टर डूम ने इस मल्टीवर्सल ट्री में पैदा होने के बावजूद उसे मारा। नंबर 2, टीवीए, ह्यूमन्स का कैसल और वॉइड, ये जितना भी कुछ है ये डॉक्टर डूम की लेगेसी से मिलता है। मतलब इन सब को ऐसा देखने में लगता है कि ये सारी चीजें डॉक्टर डूम से छीनी गई हैं। और अगर ये डॉक्टर डूम से छीना गया है और मल्टीवर्सल ट्री में अब डॉक्टर डूम का ओरिजिन हो रहा है, तब ये चीजें यहाँ कैसे आई? इसीलिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, थ्योरीज सुनकर आप ये मत समझना कि ये प्रेडिक्शन है। थ्योरीज का मतलब बस यही है कि मैंने इसे अपने चारों आयामों से सोचा और आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये सेंस बना या ना बना ये तो आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। तो मेरी पहली थ्योरी घूमती है दो टाइमलाइंस के बीच में। एक टाइमलाइन जो सेक्रेट टाइमलाइन थी नीले कलर की, जिस पर ही रूमेंस का कंट्रोल था। वही एक टाइमलाइन वो थी जहाँ मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी और उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। इसको प्री टाइमलाइन या ओरिजिनल टाइमलाइन भी बोल सकते हैं। ये सेक्रेट टाइमलाइन से पहले मौजूद थी और ये जो मल्टीवर्सल ट्री में टाइमलाइंस बनी है ये लगभग कुछ वैसी ही है। लेकिन इस बार ये मल्टीवर्सल ट्री की आड़ में ये जो ओरिजिनल टाइमलाइन बनी है ये पहले की ओरिजिनल टाइमलाइन से अलग है। मतलब इसको ऐसा देखो कि जो पहले मल्टीवर्स की टाइमलाइन थी जहां से ही रूमेंस, इमोर्टस, कैंग, टीवीए थे और किसी भी हिसाब से मैनिपुलेशन और रीराइट वाला हिसाब नहीं चल रहा था। लेकिन फिर रीराइट हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, सेक्रेट टाइमलाइन आई और उसके बाद लोकी की बदौलत फ्री विल मिली और एक और ओरिजिनल टाइमलाइन बनी। लेकिन उससे पहले भी एक रीराइट वाला सिस्टम था। इसीलिए इस मल्टीवर्सल ट्री में जब 828 यूनिवर्स की टाइमलाइन बनी तब यहाँ डॉक्टर डूम दिखाई नहीं देता है, बस उसकी लेगेसी ही दिखाई देती है। वास्तव में इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम को होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ है नहीं। तो किसने डॉक्टर डूम को रोका और वो कौन सा इवेंट था जिसने यहाँ डॉक्टर डूम की कहानी को बदल के रख दिया? इसका जवाब मुझे लगता है कि एंड गेम का वो मोमेंट जहां कैप ने पास्ट में ट्रेवल किया, पैगी के साथ रुकने का फैसला किया। तब यहाँ किसी टीवीए जैसी बड़ी अथॉरिटी ने स्टीव और पैगी को यहाँ 828 पर प्लांट कर दिया, जिसकी वजह से आगे डॉक्टर डूम की कहानी पूरे ढंग से बदल गई। और ये इवेंट हो रहा है सेक्रेट टाइमलाइन के बाद जो बना है मल्टीवर्सल ट्री उसके 828 यूनिवर्स में। अब यहाँ पर मैं एक चीज और भी ऐड करता हूँ कि जैसे एमसीयू में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता और उसकी वजह से जो सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट चल रहे हैं वो फ्यूचर में है और अब जो नए इवेंट बन रहे हैं वो पास्ट से बनेंगे जिसका फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं होगा। और जो फ्यूचर बन गया है उनके पास्ट से पूरी तरह से बदले हुए होंगे क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन का पास्ट मैनिपुलेटिव था जिसका एक फ्यूचर हमें मिल चुका है। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन का पास्ट वो हमने अभी तक देखा ही नहीं है। इसीलिए मल्टीवर्सल ट्री में हमें दो कलर नजर आते हैं। पहला नीला जो पत्तियों जैसा मतलब कोने में पहुंच चुका है जो सेक्रेट टाइमलाइन का एक फ्यूचर है। दूसरा हरा जो ओरिजिनल टाइमलाइन होनी चाहिए और वो कलर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो हमने 828 यूनिवर्स देखा हुआ हमें सिर्फ एक ही सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे अवेंजर्स, एक्समैन और बाकी भी सुपर हीरोज भी तो हो सकते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि गैलेक्टस या फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आया वो एक सेक्रेट टाइमलाइन के अंतर्गत आने वाला इवेंट था। मतलब यहाँ इनकी नीति ये थी कि ये गैलेक्टस के हाथों मारे जाते और इनका यूनिवर्स नष्ट हो जाता और जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर भी नहीं रहते और ना ही फ्रैंकलिन रहता, क्योंकि यही तो आगे कैंग को पैदा करेंगे। आखिरकार कैंग है तो इन्हीं का वंशज ही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, गैलेक्टस को हरा दिया गया और फैंटास्टिक फोर के साथ फ्रैंकलिन भी जिंदा है। वहीं जो मैंने 828 के पास्ट की बात की, अब वहाँ पर स्टीव रॉजर्स पैदा हो चुके हैं। इस यूनिवर्स में टेसरेट और इन्फिनिटी स्टोन्स को सुपर हीरोज के साथ नहीं जोड़ा गया है जिससे कैप्टन अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 इजीली जीत लिया हो। जीत के बाद पैगी के साथ एक लाइफ बिताई और उनका बेटा हुआ जेम्स। शायद यही कैप्टन अमेरिका की नीति थी, लेकिन हीरो रूमेंस ने कैप्टन
अमेरिका की लाइफ को यहाँ से 616 में डाला, टेसेरेट को इनके साथ जोड़ा ताकि 2012 में अवेंजर्स क्रिएट हो। वहीं टेसेरेट की कहानी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई है। हावर्ड स्टार्क, रेड स्कल, कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि टोनी और अवेंजर्स, इन सबको क्रिएट करने में टेसेरेट का ही हाथ है। और एक और सुपर हीरो है कैप्टन मार्वल, वो भी टेसेरेट की पावर से ही क्रिएट हुई है। मतलब 616 पर अवेंजर्स की कहानी कभी थी ही नहीं। दरअसल ये इन्फिनिटी स्टोन्स का लूप पूरा कर रहे थे और ये लूप सेक्रेट टाइमलाइन में था जिसे हर बार ऐसे ही बार बार प्ले होना था। इसको ऐसा देखो कि एक तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स ने अवेंजर्स को क्रिएट किया, वहीं मैड टाइटन थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए पागल है। उसका मानना यह है कि यही उसकी नियति है। स्टोन सुपर हीरोज को एक साथ लाए जिनमें कुछ मारे गए और कुछ अलग हो गए। वहीं थैनोस को भी स्टोन मिले और वो भी 2 बार मारा गया। और इधर स्टोन्स ने अपना लूप पूरा किया और वो उसी फॉर्म में पहुंच गए जैसे वो बिग बैंग के पहले एक सिंगुलैरिटी में थे, मतलब रिड्यूस टू एटम। अब ये जो सर्कस सेक्रेट टाइमलाइन में इन्फिनिटी सागा के नाम पर हुआ है, यहाँ इन कैरेक्टर्स को वो लाइफ दी गई जो कभी इनकी थी ही नहीं। कैप की लाइफ वो होती जो उसे 828 में अब मिलेगी, लेकिन 616 में इसी चीज को रीराइट करके कैप की लाइफ टेसेरेट और टोनी स्टार्क के साथ जोड़ी। मतलब टेसेरेट की कहानी कैप और टोनी से जुड़ी हुई है और टोनी दरअसल डॉक्टर डूम हुआ करता था ओरिजिनल टाइमलाइन पर 616 पर उसे आयरन मैन की लाइफ मिली। वांडा एक म्यूटेंट थी एक्स-मैन के यूनिवर्स से, लेकिन उसे यहाँ 616 पर माइंड स्टोन के साथ जोड़ कर दिखाया गया। सोल स्टोन भी टेसेरेट से कनेक्टेड है क्योंकि टेसेरेट ने रेड स्कल को वॉरमिर प्लेनेट पर फेंक दिया जहाँ पर सोल स्टोन हुआ करता है। मतलब अगर यहाँ रेड स्कल नहीं होता तो थैनोस कभी नहीं जान पाता कि सोल स्टोन को कैसे लिया जाए। रियलिटी स्टोन ने एसगार्ड की कहानी को कंप्लीट किया और वो बोर वाली कहानी नहीं चल रही थी पुरानी जो हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखी, वो भी थॉर के साथ जुड़कर रियलिटी स्टोन अपना लूप पूरा करता है। वहीं आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जैसे ही स्टोन्स ने अपना लूप पूरा किया तब अवेंजर्स भी जा चुके थे और इनमें से कुछ की तो डेथ हो गई थी। और ये पूरा इन्फिनिटी सागा एक तरह का प्ले था जहां ये कैरेक्टर नहीं जानते थे कि कोई इनसे ये प्ले करवा रहा है। सेम वैसे ही जब लोकी चौंका था ह्यूमन्स की उन बातों को सुनकर, जब ह्यूमन्स ने बताया था कि तुम वही सब कर रहे हो जो मैं पहले से जानता हूँ या मैं करवा रहा हूँ। यही सेम चीज इस इन्फिनिटी सागा के इवेंट्स और सुपर हीरोज पर भी लागू होती है। अच्छी बात यह है कि ये सेक्रेट टाइमलाइन में हो रहा था जो अब मौजूद नहीं है, बल्कि सेक्रेट टाइमलाइन के साथ ब्रांच रियलिटीज भी हैं और कुछ ओरिजिनल टाइमलाइंस भी हैं। जिन जिन सुपर हीरोज को इस 616 में इन्फिनिटी स्टोन्स के नाम पर जोकर बनवा कर नचवाया था, वो अब फ्री विल के नाम पर अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन या मल्टीवर्सल ट्री के उस यूनिवर्स और अपनी खुद की उस टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं जहां से उन्हें उठाया गया था 616 के लिए। सेम फंडा आरडीजे टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के लिए भी बैठती है। हमने फैंटास्टिक 4 मूवी देखी, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि जिससे लगे कि यहाँ डॉक्टर डूम मौजूद है। एक जगह लैटवेरिया का फ्लैग और उसकी चेयर तो दिखाई थी, लेकिन इसके फ्लैग में वो चीज नहीं है जिससे डॉक्टर डूम प्रूव होता हो। क्योंकि जब डॉक्टर डूम ने लैटवेरिया पर अपना काबू किया, मतलब लैटवेरिया को आजाद करके जब उस पर अपना शासन किया, तब इस झंडे में डॉक्टर डूम का एक लोगो भी नजर आता था। लेकिन यहाँ वो लोगो नहीं है। दरअसल ये ओरिजिनल वही लैटवेरिया है जो आजाद नहीं हुआ। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में बस एक बार हमने डॉक्टर डूम को देखा सू और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के सामने। अब यहाँ अचानक कैसे डॉक्टर डूम सामने आ गया, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने बताया था कि डॉक्टर डूम उन टाइमलाइंस या उन यूनिवर्स से हो सकता है जिनसे ह्यूमन्स ने आइसोलेट कर अपने सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया था, और कुछ जो टाइमलाइंस रह गई थी वो बस डॉक्टर डूम के कंट्रोल में हो। और ऐसे हमारे सामने मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के 2 तरीके सामने आए। पहला जो डॉक्टर डूम के पास है ऑब्जर्विंग प्लेन से, दूसरा टाइमलाइन से जो कैंग के पास हो। और यहाँ ये कैंग डॉक्टर डूम के लिए ही काम कर रहे हो। पर यहाँ पर ये सवाल भी सामने आ जाता है कि क्यों कैंग या ह्यूमन्स डॉक्टर डूम के लिए काम करेगा। तो इसका आंसर बहुत साफ है और कॉमिक्स में ये क्लियर कट भी है कि कैंग डॉक्टर डूम का फैन है। जब पहली बार कैंग डॉक्टर डूम AKA विक्टर वॉन डूम से मिला, तब वो उससे इतना इंस्पायर हुआ कि उसने अपने एक रूप का नाम विक्टर ही रखा। और ये रूप विक्टर टाइमली है जिसको हमने लोकी सीजन 2 में देखा है। कैंग की कोशिश थी कि ये जो उसका रूप विक्टर टाइमली बना है ये शायद विक्टर वॉन डूम जैसा ही एक जीनियस हो, और वो चीज भी हमें MCU के विक्टर टाइमली में दिखती भी है। दूसरी TVA की टेक्नोलॉजी, वॉइड और ये जितना भी कुछ है ये डॉक्टर डूम के टेक पर ही बेस है। अब ऐसे अगर एक फैन को अपने सबसे फेवरेट महानायक की अगर एक लाइफ को क्रिएट करना हो तो वो सबसे बेहतर ही लाइफ चुनेगा, और इसलिए एक फैन ह्यूमन्स ने डॉक्टर डूम के लिए चुना आयरन मैन को। यहाँ मेरा गणित साफ है, ह्यूमन्स या कैंग ये हमेशा से डॉक्टर डूम की तरह बनना चाहते थे, लेकिन वो कभी ऐसा बन नहीं पाए।
इसलिए उन्होंने डूम से वो सब ले लिया जो उसका हुआ करता था, या ये डूम की शरण में आ गए जिन्होंने इन्हें काम पर लगा दिया। वही ये जो लीक हमारे सामने आया था कि कैप्टन अमेरिका की वजह से डॉक्टर डूम अपनी टाइमलाइन्स, बीवी, बच्चे और अपनी लेगेसी को गवा देगा। मे बी ये लीक सही हो, क्योंकि जब डॉक्टर डूम अपनी टाइमलाइन्स को फिर से रिविजिट करेगा और ये देखेगा कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से उसने ये सब झेला है, तब इन सब की वजह बनेंगे कैप्टन अमेरिका, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम ने इतना सब कुछ झेला। डूम अपनी नियति को चेंज करेगा, वो अपनी टाइमलाइन से पास्ट में कैप्टन अमेरिका को मिटा देगा। ऐसे एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई और डॉक्टर डूम को वो सब कुछ मिला जो वो चाहता था। यहाँ इस ब्रांच टाइमलाइन में डॉक्टर डूम के बीवी सू स्ट्रोम है और उसका बच्चा फ्रैंकलिन है। मे बी इस ब्रांच टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर भी ना हो और ये यूनिवर्स और भी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है कि ये जो डॉक्टर डूम की ब्रांच टाइमलाइन बनी है, इसकी ओरिजिनल टाइमलाइन है 828 यूनिवर्स, मतलब फैंटास्टिक फोर के ओरिजिनल यूनिवर्स से ही ये ब्रांच टाइमलाइन निकली है। इसीलिए जो मेन टाइमलाइन 828 थी, वहाँ डॉक्टर डूम दिखाई नहीं देता है। सेम वैसे ही जैसे विक्टर टाइमली अपनी सेक्रेट टाइमलाइन में दिखाई नहीं देता, बल्कि विक्टर टाइमली को ढूंढने के लिए लोकी और मोवियस ब्रांच टाइमलाइन में जंप करते हैं। इधर जो डॉक्टर डूम को ब्रांच टाइमलाइन में मिला है, जो उसने क्रिएट किया है, वो इनकर्जन की वजह से धीरे धीरे नष्ट होने लगा है। उसे पता चल गया है कि इनकर्जन अब शुरू हो चुका है, इसलिए अगर उसे अपनी लेगेसी को बचाना है तो 828 यूनिवर्स को सबसे पहले सिक्योर करना होगा। और इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स मतलब मेन टाइमलाइन 828 में आया, ताकि ये सुरक्षित रहेगा, तब इसकी ब्रांच टाइमलाइन भी सुरक्षित रहेगी। ये जो मैंने 828 की ब्रांच टाइमलाइन से डॉक्टर डूम की कहानी बताई है, ये मैंने बस इसी लीक के आधार पर बताई है कि अगर डॉक्टर डूम 828 यूनिवर्स से दिखाए जाते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि डॉक्टर डूम हमें कैसे दिखाई देगा। खैर, अभी के लिए हम इस चीज को यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो में हम अवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल टीजर पर बात करेंगे। जल्दी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो तैयार रहो। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो लोग मुझे डेली सुनते हो तो कमेंट, लाइक, ये सारी चीजें कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।